हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके इंस्टीट्यूट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बात करेंगे दोस्तों समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, जो भी थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं हैं। बहुत से छात्र छात्राएं बोल रहे थे कि सर समाजशास्त्र का क्लास लाइए सर। मैं आज आपके लिए बीच में फिर से नया क्लास लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही अहम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होगा। इसमें आपको कुछ नए प्रश्न के साथ लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो पेपर से रिलेटेड प्रश्न है वो आपके लिए लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और बड़ी बात दोस्तों आज की यह है कि आज के जो प्रश्न है वो बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें पेपर से रिलेटेड ही बता दिया गया है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आपका कुछ इस तरीके है कि सार्वभौमिकीकरण से क्या आशय है, इसके विशेषताओं तथा स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण में अंतर बताइए। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ प्रश्न पहले बता चुका हूँ और इसमें स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण में अंतर बताना है। पहले तो हम समझेंगे सार्वभौमिकीकरण क्या होता है। सार्वभौमिकीकरण का मतलब क्या होता है। सार्वभौमिकीकरण का मतलब होता है दोस्तों संस्कृत के विषय वस्तुओं को आगे बढ़ाना, यानी कि सांस्कृतिक विषय वस्तु है उसको हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो उसी को हम सार्वभौमिकीकरण कहते हैं। मतलब जो यूनिवर्सल ट्रुथ के अनुसार होता है, यानी कि जो प्राकृतिक देन है उसको हम आगे की ओर बढ़ाएं, वही हमारा सार्वभौमिकीकरण होता है। यानी इसमें दिया गया है कि सार्वभौमिकीकरण प्रक्रिया का प्रथम उल्लेख रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर जी ने सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के संदर्भ में किया। यानी कि संस्कृति जो चेतना है, यानी चेतना, संस्कृत चेतना का मतलब होता है जो प्रकृति द्वारा दिया गया संस्कृति का हाव भाव है, या सांस्कृतिक जो हमारे देश में सांस्कृतिक अलग अलग देशों के अलग सांस्कृतिक पॉइंट दिए गए हैं। यानी कि बात करें तो सांस्कृतिक क्षेत्र होते हैं, तो उसकी जो चेतना होती है उसके संदर्भ में किए हैं। मैकी मरियट ने सार्वभौमिकी का प्रयोग न केवल सांस्कृतिक चेतना अपितु का मतलब है बल्कि सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को आगे बढ़ाने और अधिक विस्तार देने का व्यापक अर्थ में किया है। यानी कि जो सार्वभौमिकीकरण का मतलब बताया है, ये रेडफील्ड महोदय और मिल्टन महोदय जी ने सार्वभौमिक यानी कि जो सांस्कृतिक विषय वस्तु है इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अब मैं किम मरियट ने जिन्हें सार्वभौमिकीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जब लघु परंपरा के तत्व जैसे देव हो गए, देवता हो गए, प्रथाएं, संस्कार आदि ऊपर की ओर बढ़ते हैं और उनका जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो जाता है, यानी कि जो उनका क्षेत्र है वो बढ़ जाता है और उनका मूल जो स्वरूप है वो परिवर्तित होता रहता है, मतलब इंटरचेंज होता रहता है और वह बृहद परंपरा के रूप में पूरे समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। नहीं कि क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई नेता है, प्रधानमंत्री जी को ले लो, प्रधानमंत्री जी अब पूरे भारत में प्रसार हो चुके हैं, उनकी जो सामाजिक चेतना है वो क्या है, यूनिवर्सल आ चुका है, यानी कि सार्वभौमिकीकरण हो चुका है। तो उनका जो है वो विशाल परंपरा में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। तो इस प्रक्रिया को हम सार्वभौमिकीकरण कहते हैं। मैकी मरियट ने व्यक्त किया है कि जब लघु परंपरा के तत्व स्थानीय प्रथाएं जैसे देवी देवता और संस्कार पूरे समाज के ऊपर प्रभाव डालने लगते हैं और प्रचलित हो जाते हैं, तो उस बृहद परंपरा को अंग माने जाने लगता है और यह प्रक्रिया सार्वभौमिकरण से पुकारी जाती है। जी, ये प्रक्रिया होती है, क्या होती है, सार्वभौमिकीकरण। जैसे मान लो खेत में किसान फसल उगाते हैं, तो ये सार्वभौमिकीकरण हो गया। देवी देवताओं की पूजा होती है, ये भी सार्वभौमिकीकरण है। उसके बाद में फिर मान लो कोई, अब जैसे सूरज पूरब से निकलता है, प्रकाशित करता है, तो ये भी एक सार्वभौमिकीकरण हुआ। जैसे अब ये सामाजिक प्रतिष्ठित में, मतलब प्रकाश एक ऊर्जा मान देती है। सूर्य निकलता है, सुबह सब लोग उठते हैं और क्या करते हैं कि कोई कहीं जाता है, कोई कुछ और करता है, लड़के पढ़ने जाते हैं, सभी लोग अपने व्यवसाय पे निकलते हैं। तो इस तरीके से अलग ऊर्जा के साथ ये सार्वभौमिकीकरण की प्रक्रिया बनाती है सोशल में। तो ये होता है सार्वभौमिकीकरण। अब एक परंपरा के एक देशीय सभ्यता वह है जिसकी बृहद परंपरा
सार्वभौमिकीकरण या लघु परंपरा से पहले से मौजूद तत्वों को आगे बढ़ाने से मौजूद होती है। और क्या होता है कि जब इनकी अवधि उनका मूल स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है तो वो बृहद परंपरा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो उसे हम सार्वभौमिकीकरण कहते हैं। मतलब सार्वभौमिकीकरण का मतलब होता है टोटल यही कि अगर आप कोई लघु परंपरा का कार्य करते हैं और उसका जो कार्य है वो विशेष रूप से फैल जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिकीकरण। अब आ जाता है आपका सार्वभौमिकीकरण के विशेषताएं। सार्वभौमिकीकरण की विशेषता क्या क्या है? सार्वभौमिकीकरण के आपका मतलब मैंने बता दिया। अब इसका जो इसकी विशेषताएं हैं वो किस प्रकार से लागू होती हैं और किन किन चीज़ों में लागू होती हैं, ये चीज़ें यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है। अब जैसे फर्स्ट नंबर पे आता है कि सार्वभौमिकीकरण की प्रक्रिया में लघु परंपराएं जैसे बृहद परंपराओं के निर्माण का आधार बनती हैं, यद्यपि वे अपने मूल स्वरूप को भी बनाए रखती हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपका आता है सार्वभौमिकीकरण में कि सार्वभौमिकीकरण में लघु परंपरा के तत्व, जो सार्वभौमिकीकरण है उसकी जो लघु परंपरा तत्व है वो स्थानीय क्षेत्र से हटाकर राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ते हैं और फैलते हैं। जैसे अब कोई MP MLA होता है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। MP MLA से क्या होता है, वो मुख्यमंत्री बन जाता है। तो मुख्यमंत्री बनता है तो उसकी जो बृहद आकार है वो बढ़ता है। जैसे मान लो प्रधान है गांव का, और प्रधान से सदस्य जिला पंचायत बनते हैं, उसके बाद में फिर विधायक बनते हैं और फिर MP MLA बन जाते हैं। फिर उसके बाद में फिर उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री पे हो जाती है। मुख्यमंत्री से फिर वो प्रधानमंत्री की योग्यता हो जाते हैं। तो ये होता है सार्वभौमिकीकरण का मतलब, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया। तो वही यहाँ पे बताया कि जो लघु परंपरा के तत्व का होता है वो स्थानीय क्षेत्र को हटाकर एक राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ते हैं और फैलते हैं। मान लीजिए इंडस्ट्रियल है, कोई इंडस्ट्रियल है, तो एक छोटा उद्योग है, उसको आप बड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जब बड़ा होता है तो वो पहले राज्य स्तरीय पे था, अब उसको आप सोच रहे हैं कि हम इन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुँचाएं, यानी कि व्यापार जो करें हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे करें, मतलब विश्व में भी करें, अपने देश में भी करें, आयात निर्यात भी सारा चीज़ इसी तरीके से। तो ये होता है लघु परंपरा के अकॉर्डिंग। थर्ड नंबर आता है फिर आपका कि सार्वभौमिकीकरण के कारण लघु परंपराएं बृहद परंपरा में रूपांतरित होती रहती हैं, यद्यपि दोनों का जो स्वरूप कायम हो रहता है वो, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, जैसे मैकिम मरियट ने कहा है कि किशनगढ़ी में सौरती की पूजा का प्रचलन कालांतर में बदलकर लक्ष्मी पूजा के रूप में बदल गया, जो पूरे भारतवर्ष में दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है। लेकिन ये गलत के रूप में, मतलब इन्होंने जो बताया है वो इस तरीके से कुछ बताया है। फिर है इसी प्रकार मैकिम मरियट का मानना है कि किशनगढ़ी में जो सालूनो त्यौहार है वो जो लघु परंपरा का उदाहरण था वो बाद में रक्षाबंधन के रूप में बदल गया। अब रक्षाबंधन पूरे भारत में धूमधाम के साथ मनाया जाता था। तो ये कारण थे सार्वभौमिकीकरण का। अब आता है स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण में अंतर। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोहिलेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन, इसमें आता है फर्स्ट नंबर में। अब स्थानीयकरण में बृहद परंपरा के तत्व नीचे की ओर जाकर क्या होता है, छोटी परंपराओं को विकसित करते हैं। जो स्थानीयकरण होता है, स्थानीयकरण जो होता है वो क्या होता है, नीचे की ओर जाकर के वो क्या करते हैं, छोटी परंपरा को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। जबकि जो सार्वभौमिकीकरण होता है वो लघु परंपराएं ऊपर की ओर विकसित होकर वो क्या करते हैं, पूरे देश में प्रभाव डालती हैं। और जो बृहद परंपरा के, जिसे कहते हैं हम बृहद परंपरा कहते हैं। तो ये होता है स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण में अंतर। सेकंड नंबर में आता है फिर कि स्थानीयकरण जो क्षेत्र संकुचित होता है, स्थानीयकरण में क्या होता है, जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है, यानी कि संकुचित का मतलब होता है छोटा होता है। और जबकि सार्वभौमिकी के परंपराओं का क्षेत्र प्रभाव को विस्तृत होता है, यानी कि बड़ा होता है। थर्ड नंबर में आता है फिर कि स्थानीयकरण में जो स्थानीय विश्वासों और कर्मकांडों की जो संख्या है वो बढ़ती है, जबकि सार्वभौमिकी में स्थानीय विश्वासों का कर्मकांडों का महत्व घटता है। जैसे जो छोटे लोगों के परंपरा हैं वो क्या होता है कि जो कर्मकांड है, जैसे मान लीजिए कथा होता है, फिर तो इस तरीके से
कर्मकांडों के प्रति में किस तरीके से बढ़ते और घटते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय देश यानी कि पूरे प्रदेश लेवल के अंतर्गत आते हैं, देश लेवल के अंदर, और ये प्रदेश के अंतर्गत होता है। तो इस तरीके से कर्मकांडों पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। फिर 4 नंबर में आता है कि 4th नंबर में कि सार्वभौमिकीकरण में लघु परंपराएं विकसित होकर बृहद परंपरा का रूप धारण करती हैं और जबकि बृहद परंपरा लघु रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। तो ये था स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण में अंतर। तो हमने यहाँ पे आपको ये डिवाइडेशन किया, किसमें हमने इसमें डिसाइड किया आपको प्रचुलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन, प्रचुलाइजेशन और एंड यूनिवर्सलाइजेशन में इनमें आपको डिवाइड किया। उसका में इससे पहले हमने आपको सार्वभौमिकीकरण का विशेषताएँ बताए थे, विशेषताएँ, उसके बाद पहले आपको उसका अर्थ बताया। उसका भी आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें आता है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ स्पष्ट। जो सामाजिक परिवर्तन होता है इसका अर्थ क्या है। सामाजिक परिवर्तन में जो प्रौद्योगिकीय कारकों की व्याख्या है, जो प्रौद्योगिकी कारक है उसको यहाँ पे आपको पढ़ना है। अब सामाजिक परिवर्तन का अर्थ इसमें होता है कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, समाज में किस प्रकार परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार होता है। मान लो आप निम्न जात से बिलोंग करते हैं, फिर वो धीरे धीरे आप शिक्षा पे आते हैं, शिक्षा से आपकी जो रहन सहन है उसके अंदर जो मान ली इंडस्ट्रियल हो गया, उसका वहाँ का रहन सहन एरिया वो क्या होता है धीरे धीरे चेंज होता है। तो यही होता है सामाजिक परिवर्तन, यानी कि किसी भी उद्देश्य को हम किसी दूसरे उद्देश्य के रहित हम इंटरचेंज का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन। अब आपको यहाँ पे बताएंगे, जैसे लिखा है सामान्य भाषा में हमारे किसी उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले साधनों से संबंधित उपकरणों अथवा ज्ञान को ही हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो सबसे पहले प्रौद्योगिकी का मतलब आप लोग समझ गए कि प्रौद्योगिकी हम किसे कहते हैं। जैसे कोई भी उद्देश्य को मान लीजिए कोई हमारी फैक्ट्री है, जूट की फैक्ट्री मान लीजिए, तो वो क्या करता है कि हमारी जो ज़रूरत की सामान है उसको क्या करता है, वो उद्देश्य को पूर्ति करता है। तो उसी के हम उपकरणों को अथवा उसके हम ज्ञान को हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। इनका तात्पर्य है कि जो साधन हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं क्या है, वो स्वयं में प्रौद्योगिकी नहीं होते हैं, बल्कि इन साधनों का निर्माण करने वाले उपकरणों का अथवा ज्ञान को हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब यही बात करेंगे हम। प्रोफेसर सरन जी के अनुसार कहा गया है कि किसी उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अप्रत्यक्ष अथवा उच्च श्रेणी के साधनों की व्यवस्था को हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रौद्योगिकी कारक एवं सामाजिक परिवर्तन, इसमें लिखेंगे आप लोग। अब जैसे इसमें आता है कि प्रौद्योगिकी के जो कारक हैं और सामाजिक परिवर्तन है उसमें डिफरेंट आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसमें लिखेंगे आप लोग कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन, यानी कि जो प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है उसमें जो परिवर्तन होता है और उनके जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसी की स्थिति को जो उत्पन्न करेगा और प्रौद्योगिकी के विकास के आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक एवं राजनीतिक में भी ये परिवर्तन लाएगा। तो इसी को हम सामाजिक और प्रौद्योगिकी के परिवर्तन में बताएंगे, इसे प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन आएगा। अब प्रौद्योगिकी के कारक कौन कौन से हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब प्रौद्योगिकी के कारण पहला आता है यंत्रीकीकरण। तो यहाँ पे हमने आपको सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताया, ये आपका था सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अब उसका में आता है इसके प्रौद्योगिकी के कारक, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे प्रौद्योगिकी के कारक। यहाँ पे आएगा यंत्रीकरण। यंत्रीकरण में आता है, जैसे यंत्रीकरण किस प्रकार होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी कारक है। वर्तमान में यंत्रीकरण से हमारे प्रवृत्तियाँ, विश्वास, विचार तथा समाज संगठन की प्रकृति बिल्कुल बदल गई है। मशीनों में बाढ़ से जीवन के प्रत्येक कार्य में यंत्रवत बना दिया गया है। यंत्रीकरण ने कारीगरों, पड़ोसियों के अंतर्गत स्नेह, बंधुत्व, नैतिकता, समूह व्यवहार के परंपरागत आदर्शों को लगभग समाप्त कर सा दिया है। प्रौद्योगिकी उन्नति से स्त्री को घर की चहारदीवारों से बाहर निकाल कर औद्योगिक शिल्पशिलाओं में पहुंचा दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने को पहले से
भिन्न वातावरण मिल गया और जिससे कार्य पद्धति बिल्कुल बदल गई। तो ये आ रहा है मशीनीकरण से, जिसे हम कहते हैं यंत्रीकरण को हम मशीनीकरण कहते हैं। आज में जैसे देख लीजिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनें लग गई हैं। आज कब क्या हो रहा है कि जो पहले हम काम करते थे रजिस्टरों से, अब मशीनों से काम करते हैं, यानी कि कंप्यूटर से काम करते हैं, लैपटॉप से काम करते हैं, उसके बाद में डेस्कटॉप से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आ गई हैं। उसके बाद फिर सेकंड नंबर आता है कृषि की नवीन प्रविधियाँ। अब जो कृषि से अकॉर्डिंग थी वो अब लोग यहाँ पे समझिए कि कृषि की जो नवीन प्रविधियाँ जैसे पशुपालन हो गया, उन्नत किस्म के बीजे, यांत्रिकीकरण उपकरणों आदि उन्नत की हो जाने के कारण कृषि उत्पाद की मात्रा और किस्म पर बहुत प्रभाव पड़ा है। कृषि उत्पाद में होने वाला परिवर्तन आर्थिक जीवन के साथ ही सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में प्रभावित करता है। और इसके अनुसार आज व्यापारी भी क्या हो गया है, कृषि भी व्यापारीकरण हो गया है। और इसी के साथ संक्षेप में बात करें तो भारत में कृषि प्रविधियों में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन ने ग्रामीण सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए हैं। फिर थर्ड नंबर आता है संचार के उन्नत साधन। इसके साधन कौन कौन से हैं? संचार के जो नवीन साधन है वो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, जैसे आपका टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, तार हो गया, ये सारी चीज़ें इसके संचार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि हैं। अब जिसने अत्यधिक तेज़ सामाजिक परिवर्तन में स्थिति उत्पन्न की है वो संचार के अनेक गतिविधियों में से एक माने जाते हैं। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, तार व्यवस्था ने हमारे जीवन की कहीं ज़्यादा गतिशील बना दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि स्थानीय दूरी को भी कम कर दिया है और एक स्थान के विचारों को हजारों मील दूर तक कुछ ही क्षणों के अंदर ही सुना जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए पहले हम बुक्स का प्रयोग करते थे और क्या करते थे, पढ़ने के लिए हमें बुक्स नहीं मिलते थे, सारे चीज़ क्या पढ़ें। अब ये चीज़ें आ गई है कि पढ़ने के लिए ट्रिक्स आपको चाहिए। ये यहाँ पे आपको केवल एक नॉर्मलाइजेशन दे दिया गया है कि आपका प्रश्न सबसे ज़्यादा पेपर में कौन सा आता है। तो जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है वो आपको यहाँ पे हमने पढ़ा रहा हूँ मैं। तो ये आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न में पूछा आता है, इसी वजह से ये आपको तो ये चांसेस ज़्यादा होता है कि ये और 2 क्वेश्चंस और तैयार कर ले तो 3 क्वेश्चंस मेरे तैयार हो गए। तो ये पढ़ाई का सबसे जो संचार का है वो संचार की जो विधि वो सबसे कुछ ही क्षणों में बहुत ज़्यादा फैल गया। तो यही इसका मतलब होता है। अब रेडियो ने ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बीच के अंतर को कम करने में अत्यधिक योग दिया है, राजनीतिक जीवन का विस्तार किया है और सामाजिक संबंधों के रूढ़िगत तत्वों को निकाल फेंकने में समाज की सहायता भी की है। अब यही बात है, चलचित्रों ने हमारे सामाजिक जीवन को नया रूप दिया और इससे हमारी जो वेशभूषा और रहन सहन की स्तर ही प्रभावित नहीं हुआ बल्कि मनोवृत्तियाँ और विचारों में भी परिवर्तन आया है। और स्त्रियों की स्थिति परिवर्तन करने में भी योगदान कम नहीं है। संचार की जो प्रविधियाँ हैं वो क्या है, नियंत्रण करने से पहले भी अधिक प्रभावपूर्ण बना दिया है। अब आता है फोर्थ नंबर, प्रौद्योगिकी कार्यों में नवीन उत्पादन प्रणाली का विशेष महत्व है। यह उत्पादन प्रणाली एक नवीन प्रविधि पर आधारित है और इसमें मशीनों के द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादन संगठित व्यापारिक प्रतिष्ठानों में की स्थापना होती है। जो नवीन उत्पादन प्रणाली है, जैसे श्रम विभाजन हो गया, कार्य का विशेषीकरण हो गया और प्रचार का सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। और इस प्रणाली में ने न केवल आर्थिक व्यवस्था का नए सिरे से निर्माण करके परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न की है बल्कि राजनीतिक जीवन और सामाजिक संस्थाओं को भी बहुत बड़ा सीमा मुक्त तक प्रभावित भी किया है। उत्पादन के नए ढंग भी क्या हुए हैं, नए ढंग प्रतिस्पर्धा में तीव्रता से वृद्धि हुई है, मांग और पूर्ति के संतुलन के लिए राजकीय नियंत्रण में वृद्धि हुई है, औपचारिक संबंधों का प्रोत्साहन मिला। और यही नहीं, गतिशीलता अपने चरम सीमा में पहुंच गई कि अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भावना व्यक्तिवादिता में वृद्धि हुई है तथा दार्शनिकता के स्थान पर तर्क और विवेक को सबसे बड़े सामाजिक मूल के रूप में स्वीकार किया जाने लगा, यानी कि स्वीकारा। तो ये आता है नवीन उत्पादन प्रणाली। किस तरीके से उत्पादन किया जाता है, हमारी जो प्रणाली है, तकनीकी है, किस उत्पादन से करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी उत्पादन होता है। कोई भी प्रणाली लीजिए,
आप फैक्ट्रियों में अगर मशीनें नहीं है तो अब एक जैसे मान लीजिए कोई माल तैयार करना है आपको, 1.5 टन तैयार करना है, 4 टन तैयार करना है, तो जब तक मशीनें नहीं होंगी तब तक आप तैयार ही नहीं कर पाएंगे। और जो मांग और पूर्ति है ये आप कर ही नहीं पाएंगे। तो इसको संतुलन बनाने के लिए क्या है कि जो नवीन उत्पादन प्रणाली है इसको बढ़ाया गया है। तो ये था आज के इस नए वीडियो के साथ, और इसमें आपको कुछ नया सिखाने का भी प्रयास करें। ये प्रश्न आप में सबसे ज़्यादा पूछा गया दोस्तों। इस वीडियो को ज़रूर देखते देखिएगा और 2 बार 3 बार जब तक ये आपका तैयार न हो जाए और ये प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। इसी के साथ अगली विदा चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।